हाँ जी, तो चलिए रिवाइज करते हैं, डिकोड करते हैं जो भी हमने प्रीवियस पढ़ा, ईशू, विशु, दादाजी, इन सब से। तो देखते हैं क्या होता है। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं फाइनेंशियल मार्केट का क्या होता है। फाइनेंशियल मार्केट क्रिएशन ऑफ एसेट्स एंड एक्सचेंज ऑफ एसेट्स, जिससे क्या होता है लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, इन सब के फाइनेंस के लिए ईजी हो जाता है। ये फाइनेंशियल मार्केट है। इसके दो पार्ट हैं, मनी मार्केट और आपका कैपिटल मार्केट, ये हमने पढ़ा था। अब आगे देखते हैं। तो फंक्शंस क्या है फाइनेंशियल मार्केट के। जो फाइनेंशियल मार्केट के फंक्शंस हैं वही आपके कैपिटल मार्केट के भी ऑलमोस्ट सिमिलर से फंक्शंस हैं। देखते हैं कैसा। पहला कह रहा है कि मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स एंड चैनलाइजिंग देम इनटू मोस्ट प्रोडक्टिव यूसेज। 80,000 के शूज़ भी ले सकता था और 80,000 रुपये उसके पड़े भी रह सकते थे, बट उसको मोबिलाइज कर पाया। जो सेविंग थी उसकी 80,000 की, उसको काम पे लगा पाया और टाटा के शेयर्स खरीद पाया। इज इट राइट। दूसरा, फैसिलिटेटिंग प्राइस डिस्कवरी। प्राइस डिस्कवरी मतलब क्या होता है कि जब बहुत सारे लोग आते हैं मार्केट के अंदर, तो वो एक प्राइस सेट करते हैं। जैसे मान लेते हैं चश्मा है, ये चश्मा है, इस चश्मे का प्राइस होना चाहिए 1,000 रुपये, ठीक है। मार्केट में लोग इसको बेच रहे हैं 1,200 रुपये, तो कोई खरीदेगा ही नहीं। तो अब दुनिया क्या कहेगी, यार इसको 1,000 रुपये करके देखते हैं, देख कोई खरीद लेगा। तो वो 1,000 करते हैं तो एक ग्राहक आता है, बट लेकिन अभी भी इसकी सही वैल्यू 1,000 नहीं है, तो असली वैल्यू इसकी 900 रुपये है। तो जब ये 900 रुपये करता है तो ये भी ग्राहक आ गया, इधर से बेचने वाले भी और आ गए, तो अब क्या हो गया, एक मार्केट बन गई। तो इसका एक सही प्राइस क्या निकल के आया, 900 रुपये। कहने का मतलब फैसिलिटेटिंग प्राइस डिस्कवरी। तो स्टॉक मार्केट, फाइनेंशियल मार्केट क्या करता है कि एक चीज़ का सही दाम, सही प्राइस सेट भी करता है। तीसरी चीज़ क्या होती है, प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी टू फाइनेंशियल मार्केट। अब लिक्विडिटी कैसे है, ये आपके पास घर पे पड़ा है, ठीक है, तो आपको कोई नहीं देखेगा, ये आप OLX पे डाल दो तो है ना, अगर ये काम का होगा तो लोग इसको लेने आएंगे। इन द सेम वे लिक्विडिटी क्या कहती है, घर पे पैसा पड़ा हुआ है, कोई सी काम नहीं आ रहा, यही पैसा आपके टाटा के शेयर्स में लग गया। जैसे आपने लगाया, ऐसे अगर 100 लोगों ने और लगाया, 1,000 लोगों ने और लगाया, तो अब टाटा मोटर्स के शेयर्स में लिक्विडिटी आ गई। मतलब कोई भी खरीद सकता है, कोई भी बेच सकता है। इज इट राइट। चौथा पॉइंट, रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन। ऑनलाइन जब आप ई ट्रेडिंग से करते हैं तो बहुत छोटी ट्रांजेक्शन लगती है। क्यों? क्योंकि पेपर बच जाता है, बहुत सारी चीज़ें बच जाती हैं, ट्रांसपोर्टेशन बच जाती है, बहुत सारे कॉस्ट बच जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है, वो आपका थोड़ा सा ईजी पड़ता है। यहीं पे अगर आप रियल एस्टेट की ब्रोकरेज देखेंगे, 1% की ब्रोकरेज होती है। मान लेते हैं अगर 1 करोड़ का घर है तो 1,00,000 रुपये जाएगा। यहाँ पे अगर आप 1 करोड़ का कुछ बेच देंगे तो आपका मुश्किल से 1,000 रुपये अभी ब्रोकरेज नहीं लगती। राइट। चलिए, तो अब मनी मार्केट समझते हैं। मनी मार्केट मैंने आपको कहा था आपको पढ़ना है, तो मनी मार्केट में क्या है, कमर्शियल पेपर है, ठीक है। एक सेकेंड, ट्रेजरी बिल सबसे इंपॉर्टेंट है, आप टी बिल जरूर पढ़ लीजिएगा। टी बिल क्या होता है, ट्रेजरी बिल होता है, ये RBI इशू करती है। इसका एक सिंपल सा क्या कंसेप्ट है, टी बिल माने तो क्या होता है कि ये एक रेट पे निकलते हैं। जैसे ये 100 रुपये पे निकलता है, 100 रुपये का पेपर होता है, बट इसको ना 100 रुपये पे ये इंटरेस्ट नहीं पे करते। ये क्या कहते हैं, हमें 100 रुपये की चीज़ ना डिस्काउंट पे देंगे आपको, जितना % उनको इंटरेस्ट देना होता है उतने का डिस्काउंट दे देते हैं। जैसे 100 रुपये पे इन्होंने इशू करा, ये जो पेपर निकलेगा, टी बिल निकलेगा, 90 दिन का टी बिल, ये आपको 100 रुपये पे निकलेगा, बट वो इस पर मान लेते हैं 5% इंटरेस्ट देना चाहते हैं, तो वो 105 रुपये नहीं देंगे आपको बढ़ा के। ये पहले से ही क्या करेंगे, वो 100 रुपये की चीज़ आपको 95 की कर देंगे। कितने की कर देंगे, 95 की। तो 95 रुपीज़ का अगर आप लेंगे तो आपको उसके ऊपर जो इंटरेस्ट मिलना होगा वो आपको एंड ऑफ द डे, एंड ऑफ द टेन्योर मिल जाएगा। ओरिजिनली कितने दिन के होते हैं, तो 14 डेज से लेके 365 डेज तक के ये होते हैं। और ये बेसिकली शॉर्ट टर्म उसके लिए होते हैं जब सरकार को पैसा उठाना होता है, राइट। तो ऐसे कमर्शियल पेपर होते हैं, वर्किंग कैपिटल के लिए उठता है। ये भी कॉल मनी क्या होता है, कैश रिजर्व रेशो, इसको मेंटेन करने के लिए बैंक के लिए चाहिए होता है। ये सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, जब हाई लिक्विडिटी पीरियड होता है ना तब इसको यूज़ किया जाता है। फिर कमर्शियल बिल मीट वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स, आप पढ़ लीजिएगा, कोई बहुत बड़ा वो कंसेप्ट नहीं है। फिर आपका आता है कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट कौन सा था, मनी मार्केट कौन सा था, दोबारा रिवाइज करते हैं। मनी मार्केट जहाँ रुपया पैसे की बात हो रही है, सबसे बड़ा रुपया है, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, ठीक है। और कैपिटल मार्केट जहाँ पे एसेट्स की बात हो रही है, शेयर्स की, बॉन्ड्स की, है ना, आपके बिल्डिंग्स, एसेट्स, मटेरियल, इन सब चीज़ों की बात होती है, वो होता है कैपिटल मार्केट। बेसिकली एसेट्स, कैपिटल मार्केट बेसिकली कौन सा है, जहाँ पे बॉन्ड्स, शेयर्स, इन सब की, इक्विटी, इन सब की बात होती है, राइट। तो आप इसका एक कंपैरिजन देख सकते हैं कि ड्यूरेशन इसमें शॉर्ट टर्म होता है, इन्वेस्टमेंट आउटले, सब पढ़ लेगा, कोई बहुत बड़ा कंसर्न नहीं है। जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो मैं आपको बता रहा हूँ। कैपिटल मार्केट जो है वो फर्दर दो उसमें डिवाइड है, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, राइट, सेकेंडरी मार्केट, सॉरी कैपिटल मार्केट किस में डिवाइड है, एक तो प्राइमरी मार्केट, एक सेकेंडरी मार्केट। इसको समझते हैं। प्राइमरी मार्केट जब हमने सबसे लास्ट में देखा, इशू अपना वो लाना चाह रहा था, एक IPO लाना चाह रहा था, तो उसके लिए क्या क्या प्रोसेस थे उसके पास। सबसे पहला चीज़
तो कह रहा है प्रोस्पेक्टस इशू कर सकते थे, बट लेकिन अब तो नया आ गया तो प्रोस्पेक्टस का कोई काम नहीं है। कह रहा है फिर क्या कर सकते हैं, कह रहा है कि ऑफर फॉर सेल, सेल के लिए ऑफर निकाल सकते हैं। कह रहा है ठीक है जी। फिर तीसरा क्या कर सकते हैं, प्राइवेट प्लेसमेंट कर सकते हैं। कह रहा है ठीक है जी। क्या उसके बाद क्या कर सकते हैं, राइट इशूज़ कर सकते हैं, जो पुराने इन्वेस्टर्स हैं उन्हीं को बोल दें। कह रहे ठीक है जी। कि लास्ट इंपॉर्टेंट जो निकल के आया वो कह रहा EIPO, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक IPO, जो आप पुराने तरीके से काम कर रहे थे उसको नया करके, ताकि दुनिया अप्लाई कर सके, पब्लिक अप्लाई कर सके। तो आपका प्राइमरी मार्केट भी हो गया, और ये कुछ 5 तरीके हैं जिससे आप पैसे को फ्लोट करते हैं, है ना, अपने शेयर्स को फ्लोट करते हैं और पैसा मंगवाते हैं आप उनके पास से। फिर सेकेंडरी मार्केट आ गया। सेकेंडरी मार्केट हमने देखा विशु ने क्या क्या करा सेकेंडरी मार्केट के अंदर। सबसे पहले तो स्टॉक एक्सचेंज समझते हैं, सेकेंडरी मार्केट का एक पार्ट है स्टॉक एक्सचेंज। तो स्टॉक एक्सचेंज में क्या होता है, सबसे पहले तो एक चीज़ समझिए, जब पहले कंपनी का IPO आता है उसी के शेयर ट्रेड होते हैं, उसी के शेयर प्राइमरी मार्केट से सेकेंडरी मार्केट में जाते हैं, राइट। तो दूसरा देखते हैं फंक्शंस ऑफ स्टॉक मार्केट, बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये क्या करता है, जो हमने क्या बताया था कि जो फीचर्स उसके हैं फाइनेंशियल मार्केट, वो ये अभी देखिए आप सेकेंडरी मार्केट और उसमें भी लगेंगे। कह रहा है कि प्रोवाइड्स लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है। प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। सेफ्टी और ट्रांजैक्शन, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। स्टॉक मार्केट में क्या होता है, सेफ्टी होती है, आपका पैसा डूबने का कोई चांस नहीं है ना। तीसरी चीज़ क्या होती है, कॉन्ट्रीब्यूट्स टू इकोनॉमिक ग्रोथ, ये इकोनॉमिक ग्रोथ में भी हेल्प करता है। क्यों, क्योंकि किसी एक को पैसा चाहिए तो वो पैसा देता है, किसी एक को स्टॉक चाहिए तो स्टॉक देता है, तो इकोनॉमी में हेल्प होता है। मतलब जो पैसा सड़ रहा है ना वहाँ पे, उस पैसे को एक मार्केट देता है ताकि आप यहाँ पे आके इन्वेस्ट कर सकें, राइट। स्प्रेडिंग इक्विटी कल्ट यानी कि लोगों के अंदर एक वो आता है कि हमें ओनरशिप लेनी है, इक्विटी का कल्चर एक आता है मार्केट के अंदर। प्रोवाइडिंग स्कोप फॉर स्पेकुलेशन यानी कि डिमांड एंड सप्लाई के कारण रेट बढ़ते घटते हैं, जिससे कि लोगों की वेल्थ भी घटती बढ़ती है, एक ही अच्छा पॉइंट है स्टॉक मार्केट का। अब ट्रेडिंग और सेटलमेंट प्रोसीजर समझते हैं क्या होता है। तो ट्रेडिंग सेटलमेंट में क्या होता है, सबसे पहले उसने क्या कहा था कि मैडम ने क्या कहा था, रिलायंस वाली ने कहती कि आपको क्या करना है, सिलेक्शन ऑफ ब्रोकर सिलेक्ट करना है अपना। फिर उसके बाद क्या करना है, डीमेट अकाउंट ओपन करना है। फिर उसने ये सब कर लिया था, फिर 80,000 रुपये ट्रांसफर करने के बाद उसने ऑर्डर प्लेस करा, गलत ऑर्डर हो गया था, इंट्राडे वाला हो गया था। फिर उसके बाद एग्जीक्यूट करा, प्लेस करने के बाद प्लेसिंग और एग्जीक्यूटिंग में समझते हैं क्या डिफरेंस है, जो आपके नोट्स में दिया हुआ है, किताबों में दिया हुआ है। प्लेसिंग का बेसिक मतलब क्या होता है, जब आपने ऑर्डर डाला कि मुझे 100 शेयर 410 रुपये के भाव पे चाहिए, ठीक है, और अभी मार्केट रेट उतना आया नहीं, लोग अभी रेडी नहीं है 410 पे बेचने के लिए, ठीक है, तो आपका ऑर्डर अभी प्लेस हुआ है, एग्जीक्यूट नहीं हुआ। तो जैसे ही 410 का बायर मार्केट में आ जाएगा टाटा मोटर्स को खरीदने के लिए, आपका शेयर जब की जब आपको मिल जाएगा। कहने का मतलब ऑर्डर तो डाल दिया है ना। आपके पापा ने, जैसे मान लेते हैं एग्जाम्पल देते हैं, आपके पापा ने क्या कहा कि बेटा तू कल मेरे से 1000 रुपये का नोट ले लियो, ठीक है, अब तो 1000 का रानी 2000 का नोट ले लियो, ठीक है। तो आपके पिताजी कहते हैं आपको कि बेटा मेरे से कल 2000 का नोट ले लियो। उन्होंने बोल तो दिया, पर आपको दिया कब, अगले दिन कल दिया, जब उनकी जेब में खुद आ गया। तो कहने का मतलब जब मार्केट आ गई, मार्केट जब उस रेट पे आ गई 410 के रेट पे, तब वो ऑर्डर आपका जो प्लेस हुआ था अब वो एग्जीक्यूट हो गया, मतलब उसको अब उसका पैसा मिल गया और आपको वो शेयर मिल गया, मतलब वो प्रोसेस प्रक्रिया शुरू हो गई। लास्ट चीज़ क्या होती है, सेटलमेंट। तो सेटलमेंट हमने देखा कि T+2 डे में होती है, ट्रेड प्लस 2 मोर डेज, यानी कि जिस दिन ट्रेड हुआ प्लस 2 मोर डेज, और इंडिया सबसे एडवांस कंट्री होने वाला है जिसका T+1 में सेटलमेंट हो जाएगा। फिर हमने डीमेटलाइजेशन समझा था इससे पहले। डीमेटलाइजेशन में क्या होता है, सेम यही प्रोसेस होता है, डीमेट अकाउंट ओपन करना है, ओपन करने के बाद आपको अपना KYC वगैरह ये सब करनी है, और ये सब करने के बाद आपको रिक्वेस्ट फॉर डीमेटलाइजेशन करना है, कहाँ से, NSDL की साइट पे जाके उसके फॉर्म को भर के, और आपका थोड़े टाइम में प्रोसेस होकर वो आपके अकाउंट में आ जाएगा। फिर हमने कौन से पढ़े थे, डिपॉजिटरी कौन सी थी, NSDL और CDSL, ये दोनों डिपॉजिटरी थी। फिर NSE के बारे में पढ़ते हैं। NSE में क्या था, सिंपल सी बात है, नेशनल वाइड फैसिलिटी प्रोवाइड करता है ताकि आप शेयर ट्रेड कर सकें। फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, इंटरनेशनल बेंचमार्क से चलता है ना, और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में सेटलमेंट अच्छी हो, बुक एंट्री वगैरह सब हो, तो ये सब होता है। NSE के सेगमेंट कौन से हैं, ये एक पॉइंट है जो आपको कंसिडर कर सकते हैं आप। NSE के अंदर कौन कौन से सेगमेंट है, 2 चीज़ें होती है ना, पैसा उठाने के 2 तरीके, कर्जा या इक्विटी देकर मर जा। तो दोनों ही मार्केट इसके अंदर ट्रेड होते हैं, डेट भी ट्रेड होता है और इक्विटी भी ट्रेड होती है, यानी कर्जा भी लोग खरीदते बेचते रहते हैं और इक्विटी को भी लोग खरीदते बेचते रहते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद हम क्या देखते हैं, BSE इज़ द सेम थिंग। BSE में भी यही बात होती है। BSE बस ये है कि बॉम्बे का एक्सचेंज है, NSE नेशनल एक्सचेंज है, BSE CDSL के थ्रू प्रोसेस करती है, और NSE NSDL के थ्रू प्रोसेस करती है, और इसके अंदर भी सेम वही चीज़ रहती है, ट्रांसपेरेंट मार्केट फॉर ट्रेड, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म फॉर इक्विटी, इंश्योर एक्टिव ट्रेड, कैपिटल मार्केट पार्ट, सब फालतू की वही बातें हैं।
फिर आ गया आप सेबी, फिर आपका सेबी आ गया, अरशद वारसी वाला, है ना, जो अरशद वारसी ने कांड करा, कहता यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारत। तो रीज़न क्या हुआ, जब बहुत ज़्यादा स्कैम होने लगे ना, लोग मैनिपुलेट करने लगे प्राइस को, लोग अपने हिसाब से चलाने लगे, जब इन्वेस्टर को डर था, खतरा होने लगा कि भैया हमारा पैसा डूब जाएगा, है ना, तो इसलिए भगवान का आना अवतरित होता है जब धर्म ज़्यादा अधर्म बढ़ जाता है। तो ऐसे ये धर्म कहाँ बढ़ा, आपका सेबी में, स्टॉक मार्केट में, जिसके कारण सेबी को लाना पड़ा। सेबी का मतलब है सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जहाँ पे सिक्योरिटीज़ और एक्सचेंज का एक बोर्ड बना हुआ है उनको रेगुलेट करने के लिए इंडिया का, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, सबसे पहले तो रोल समझते हैं, रोल ऑफ सेबी। एक रोल था, है ना, रोल उन्होंने फेंक दिया था सेबी ने, 3 आई थे, आई। तो पहला आई था इशूअर, दूसरा इन्वेस्टर, तीसरा इंटरमीडिएटरी। तो इनके पर्पस और इनका रोल क्या है, टू द इंश्योरर्स, to the issuers, it provides a market for raising finance in an easy, fair and effective manner। तो कहता है कि इशूअर यानी कि जिस बंदे को पैसा रेस करना है उसको भी अच्छे से हमें फ्री फेयर, मतलब बहुत अच्छे से वो कर पाए, है ना, उसका भी हमें ध्यान रखना है। फिर है इन्वेस्टर, जिसको पैसा रेस करना है उसके लिए कोई पैसा लगाएगा भी, तो इन्वेस्टर जब पैसा लगा रहा है तो उसकी देखभाल भी करनी है। फिर उसके बाद इंटरमीडिएटरीज का भी देखभाल करना है, उनको भी ध्यान रखना है कि वो कोई गलत काम ना कर दे या उनके थ्रू कोई गलत काम ना हो जाए। तो वो क्या कहते हैं, टू द इंटरमीडिएटरीज टू ऑफर अ कॉम्पिटिटिव एंड प्रोफेशनल मार्केट विद एफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर। सिंपल। तो रोल समझ आ गया, आई यू एंड आई, है ना, तो ये वाला आई था। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सेबी, तो ऑब्जेक्टिव्स क्या है, जो उसकी इंपॉर्टेंस, सिंपल, सेबी का क्या ऑब्जेक्टिव है, इंश्योर करना कि इन्वेस्टर के प्रोटेक्शन रहे, पैसा ना डूबे, ये ना होए, वो ना होए, ये सारी चीज़ें आप कहानियाँ भी बना के लिख सकते हैं जो कीवर्ड्स के थ्रू बयान हो सकती है ना। तो क्या कहता है, प्रोटेक्ट राइट एज वेल एज इंटरेस्ट, प्रिवेंट एंड चेक ऑन अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, मेंटेन एंड क्रिएट बैलेंस बिटवीन सेल्फ एंड स्टैट्यूटरी रेगुलेशन टू। हाँ, एक अच्छी चीज़ क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है सेबी का, सेबी का ऑब्जेक्टिव है इन्वेस्टर कहीं से भी मार ना खाए। तो वो कैसे नहीं खाएगा, जब आप उसको एक ऐसा प्लेटफॉर्म देंगे, कोई उसको कोई प्रॉब्लम है, उसको अपनी बात बतानी है, वो बताए और आप उसको जब भी सॉल्व कर दें। तो ये सेबी बहुत अच्छा काम करता है। कोई भी अगर इन्वेस्टर को दिक्कत है, आप बताओगे, डन, सॉल्व हो जाएगी बहुत जल्दी, राइट। फिर कहते हैं फंक्शन ऑफ सेबी। तो सेबी का फंक्शन चल रहा था, है ना, अवेयरनेस का फंक्शन चल रहा था। तो पंकज रोदिया, तो पंकज रोदिया को हम कैसे पढ़ेंगे, PRA, प्रोटेक्शन यानी प्रोटेक्टिव, रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट। तो कहते हैं रेगुलेटरी फंक्शन उसके क्या होते हैं, रजिस्ट्रेशन ऑफ ब्रोकर, सब ब्रोकर एंड अदर इंटरमीडिएटरीज, यानी कि जिसको भी अगर स्टॉक मार्केट में आना है तो सेबी के पास से होके जाना पड़ेगा, वरना नहीं होगा। IPOs जो आते हैं उसका रेगुलेशन भी सेबी करता है ना। रजिस्ट्रेशन ऑफ कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम, रेगुलेशन ऑफ स्टॉक ब्रोकर्स, रेगुलेशन ऑफ टेक ओवर बिड्स बाय कंपनीज, अंडरटेक इंस्पेक्शन, चेंजिंग फी और अनदर चार्जेस फॉर कैरिंग आउट पर्पस एंड ऑपरेशन ऑफ एक्ट परफॉर्मिंग एग्जिस्टिंग। ठीक है, तो क्या कहने चाह रहा है, रेगुलेटरी फंक्शन का एक बेसिक कंसेप्ट क्या है, जो रेगुलेट करे, संभाले, देखभाल करे, जाने, मतलब कुछ भी चीज़ हो उसको बैलेंस में लाए, है ना। ऐसा ना हो कि एक बंदा हाई एंड पे और एक बंदा लो एंड पे है, यानी कि रेगुलेशन एक स्थापित हुआ है ना। फिर दूसरा क्या है, डेवलपमेंट फंक्शन, नहीं पंकज रोदिया, हमने उल्टा पढ़ लिया, सॉरी, चलिए कोई नहीं, अब पढ़ लिया तो पढ़ लिया। तो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क पढ़ लिया हमने। फिर अब देखते हैं डेवलपमेंट फंक्शन। तो डेवलपमेंट में क्या करता है, सबसे पहले तो एजुकेशन, जो अवेयरनेस प्रोग्राम बहुत चलते हैं इनके, मैं भी गया हूँ उनके पास, तो काफ़ी अच्छा वो करते हैं। तो उनके एजुकेशन प्रोग्राम चलते हैं। दूसरा, वो मार्केट को देखते रहते हैं कि मार्केट के अंदर क्या चीज़ है और हमें क्या करना चाहिए। जैसे T+1 सेटलमेंट आया, तो वो कैसा, किस लिए आया, क्योंकि ये सब सारी रेगुलेशंस लगी हुई थी। दूसरा, इन लोगों का काम है रिसर्च और डेवलपमेंट करते रहना, और रिसर्च करना कि और मार्केट में क्या हो रहा है, हम उसको कैसे इफेक्टिव बना सकते हैं, हमारी मार्केट कितनी एडवांस है, हम उसके लिए क्या देखभाल करें। तो ये सब चीज़ें वो सोचते रहते हैं, ठीक है। अब लास्ट चीज़ आती है प्रोटेक्टिव। तो प्रोटेक्टिव कैसे है, प्रोहिबिटिंग फ्रॉडुलेंट एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस। तो कहने का मतलब क्या है कि जो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस है उसको प्रोटेक्ट करता है। कैसे करता है, एक बहुत बड़ी एग्जांपल लेते हैं। अभी अडानी के शेयर्स हैं, अडानी की मैं बहुत तारीफ करता हूँ, बट लेकिन उनके शेयर्स काफ़ी मैनिपुलेटेड से लगते हैं। तो क्या होता है, उनके शेयर ना, एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं। एक शेयर है अडानी का, एग्जाम्पल अडानी का शेयर है, रोज़ उसके अंदर जो ट्रेड करने वाले हैं वो 100 लोग हैं, ठीक है, रोज़ 100 लोग ट्रेड करते हैं, ठीक है। एवरेज जो हम निकाल रहे हैं, मान लेते हैं हम 1 महीने का एवरेज निकालते हैं, तो रेगुलर आपके 100 लोग ट्रेड करते हैं एवरेज में। एक दिन क्या हुआ, सीधा 1000 लोग आ गए उसको ट्रेड करने।
तो मतलब कोई बात है ना, कोई न्यूज़ आ गई है, कुछ मैनिपुलेशन चल रहा है, कोई इसको अपने ऊपर कंट्रोल करना चाह रहा है। तो अब क्या होता है, जैसे एकदम से वो आते हैं तो सरकार क्या करती है, नहीं सेबी क्या करती है, उस पर रेगुलेशन लगा देती है, तो उसको एक अलग कैटेगरी में डाल देती है, जिससे वो ट्रेड अब नहीं हो सकता, या होने के भी उसके अलग अलग क्राइटेरिया होते हैं। वो आप एडवांस क्लासेस में, एडवांस उसमें पढ़ेंगे। बट अभी के लिए क्या कंसेप्ट है, अगर कोई एकदम से कुछ इलीगल या अनफेयर चीज़ हो जाती है, ये उसको वहीं पे ब्लॉक कर देते हैं उतने टाइम के लिए। यानी कहने का मतलब समझ गए आप। कंट्रोलिंग इनसाइडर ट्रेडिंग, इनसाइडर ट्रेडिंग बहुत होती है इंडिया के अंदर। इनसाइडर ट्रेडिंग यानी कि मैं, अगर मेरी कंपनी है, अडानी लगा लेते हैं, अडानी मेरी कंपनी है एक बार के लिए, अडानी अगर मेरी कंपनी है और उसका मैं कोई एक एग्जीक्यूटिव या कोई भी एक मतलब बड़ा पर्सन हो और मेरे को कोई खबर है, तो मैंने वो क्या करी, खबर पास ऑन कर दी किसी एक्स पर्सन को जो मेरा जानकार है, उसको मैंने खबर पास कर दी और उसने क्या करा, वो वाला स्टॉक खरीद दिया या बेच दिया जो उसने करा, जिसके कारण क्या हुआ, इनसाइडर का एक ट्रेड आ गया। यानी कि इनसाइडर उसकी इन्फॉर्मेशन के कारण ट्रेड आ गया। सेबी इसको अलाउड नहीं करता कि जो बड़े पद पर जो लोग बैठे हैं उनको अलाउड नहीं है क्या करना, कि सब गलत काम करना। फिर क्या कहता है, एजुकेट एंड प्रोटेक्ट इन्वेस्टर, वो वही वाली बात होगी। प्रमोटिंग फेयर ट्रेड प्रैक्टिस एंड स्ट्रिक्ट कोड ऑफ कंडक्ट इन द सिक्योरिटीज मार्केट, इंडिया के अंदर ये बहुत अच्छी है। सेबी बहुत अच्छा काम कर रही है इंडिया के अंदर, और कंट्रीज़ में ऐसा कोई रेगुलेशंस, इतनी अथॉरिटी नहीं है। इंडिया में तो इसलिए क्योंकि 140 करोड़ है, और 140 करोड़ लोगों के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए ऐसा। तो कहने का मतलब क्या है कि प्रोटेक्ट करती है बेसिकली, कि जो इन्वेस्टर हैं उनका जो है पैसा डूबे नहीं और वो प्रोटेक्टिव फील कर पाए। तो दैट्स ऑल अबाउट टुडे। तो हमने एक और चैप्टर खत्म कर दिया विच इज़ कॉल्ड फाइनेंशियल मार्केट, है ना। तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। नहीं आया हो तो आप कुछ पूछ सकते हैं। एंड दिस टाइम माई जॉब वॉज नॉट टू टीच यू एवरीथिंग, बट माई जॉब वॉज टू इंश्योर यू जो चीज़ आपको आती है वो अच्छे से आपकी हो गई हो। एंड आई होप एंड आई विश कि बहुत अच्छा आपका एग्जाम्स रहे। एंड एक चीज़ का फोकस कीजिएगा बहुत इंपॉर्टेंटली, दो चीज़ का बेसिकली। एक तो बहुत प्यारे तरीके से पेपर करके आइएगा, यानी कि मार्जिन्स रखिएगा, बहुत नीट एंड क्लीन हो, साफ सफाई हो। और लास्ट चीज़ जो इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखना है, कीवर्ड्स आर द ओनली गेम, राइट। तो जब सेबी की बात हो, व्हाट यू हैव टू राइट एवरीवेयर अगेन अगेन, क्या लिखना होगा आपको बार बार, टू प्रोटेक्ट इन्वेस्टर्स इंटरेस्ट। तो ये आपके कीवर्ड्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। फिर क्या कहता है, ट्रिपल आई, आई 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 कह रहा है इशूअर, इन्वेस्टर, इंटरमीडिएटरीज, तो ये कीवर्ड्स हैं, है ना। फिर इसके अंदर जो पार्ट है वो आप लिख सकते हैं। फिर उसके बाद क्या कहता है, फंक्शंस, फंक्शन था ना सेबी का, तो पंकज रो दिया, पंकज प्रोटेक्टिव, रेगुलेशन और आपका डेवलपमेंट। तो ये सारे कीवर्ड्स हैं जो मैंने आपको याद करा दिए हैं। तो बेटर क्या है, आप अच्छे से एग्जाम दीजिए, बड़ा चिल होकर रिलैक्स होकर दीजिएगा, और ऐसे ही पढ़ते रहिए, मस्ती मारते रहिए। आगे के लिए सीखिए इंस्टेड कि आप अभी के लिए सीख रहे हैं। अभी के लिए ठीक है, बढ़िया है, सीखते हैं। आज नहीं सीखेंगे तो कल क्या ही फायदा आएगा। तो आज भी सीखिए बट कल को ध्यान में रखते हुए। सो थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा लगा। एंड आई होप कि आप लोगों के मार्क्स अच्छे आएंगे और आप लोगों की लर्निंग्स उससे भी ज़्यादा अच्छी रहेगी। थैंक यू वेरी मच।